शील्ड सिर्फ एक नाम नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, शील्ड कोई फैक्शन या फिर ग्रुप का नाम सिर्फ नहीं है, बल्कि शील्ड के फैंस के लिए एक्चुअल में शील्ड नेम ही एक बहुत ही बड़ा इमोशन है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई थिंक आप लोग टाइटल थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो है ये व्हाट इफ सीरीज का सेकंड पार्ट होने वाली है। और व्हाट इफ सीरीज का जो पहला पार्ट है जो कि जॉन सीना पे बेस्ड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा आप लोग जाके देख सकते हो। उस पर मैंने 300 लाइक्स का एम रखा था कि अगर उस पर 300 लाइक्स होते तो ही चैनल पर सेकेंड पार्ट आता। और भाई उस पर 300 क्या, उस पर लाइक्स हो चुके हैं 750 से भी ज़्यादा। तो भाई अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैनल पर मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊं। और आज की जो सेकंड पार्ट का टॉपिक होने वाला वो ये कि क्या होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्या होती रोमन रेंज, डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस का भी फिलहाल स्टेटस। अगर शील्ड कभी टूटती नहीं, कभी भी अगर सेथ रॉलिंस हमला ना करते और बिट्रे ना करते शील्ड को, जब उन्होंने ट्रिपल एच के कहने पे अटैक किया था डीन एम्ब्रोस एंड रोमन रेंज के ऊपर, तो ये जो पूरी वीडियो जैसा मैंने कहा मेरे ओपिनियन पे बेस्ड रहने वाली है। व्हाट इफ सीरीज का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो के ऊपर हम जो लाइक एम रखेंगे वो रखेंगे इस बार 500 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक हो जाते हैं तो ही चैनल पर इसका सेकंड पार्ट आएगा और व्हाट इफ सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, अगर शील्ड स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एग्जिस्ट करती और शील्ड कभी भी ना टूटती तो आई थिंक जो एक टैग टीम डिवीजन है डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो अभी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता। अगर मैं टैग टीम डिवीजन की बात करूं तो भाई रॉ और स्मैकडाउन का बेड़ा घर गए टैग टीम डिवीजन के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई करती क्या है, वो जो एक्चुअल टैग टीम जो कि एनएक्सटी से मेन रोस्टर में आती है उसको अलग अलग कर देती है। फिर आने वाले टाइम में जब उस सिंगल सुपरस्टार को पुश नहीं दे पाती है तो फिर से भाई कोई रैंडम सा सुपरस्टार उठा के उन दोनों को एक टैग टीम में कन्वर्ट करवा देती है। रीसेंट एग्जांपल दूं तो भाई ओटिस एंड टगर एक इतनी अच्छी टैग टीम थी, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों को ब्रेक किया ताकि ओटिस को सिंगल पुश मिल सके। लेकिन होता क्या है, ओटिस को डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंगल पुश दे नहीं पाती है और ओटिस जो है वो चैट गेबल के साथ एक टैग टीम के अंदर रहते हैं। चलो वुमेन्स की टैग टीम की तो अलग बात है कि उसका भी कोई अभी फिलहाल हाल तो बेहाल है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन आई थिंक अगर शील्ड एग्जिस्ट करती डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टिल तो जो पूरा टैग टीम डिवीजन का सिनेरियो है वो अभी से काफी ज्यादा बेहतर रहता है और मे बी एक ट्रिपल टैग टीम चैंपियनशिप भी हमें इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आती, क्योंकि शील्ड की तरह फिर और भी काफी सारे फैक्शंस होते। जैसे अगर मैं रीसेंट एग्जांपल ले लूं तो भाई एनएक्सटी की अनडिस्प्यूटेड एरा थी जो कि रिसेंटली एक बार फिर ब्रेक हो गई और एडम कोल ने हमला कर दिया बाकी सुपरस्टार्स के ऊपर। लेकिन आई थिंक जो टैग टीम डिवीजन की इतनी बुरी हालत है वो कभी ना होती अगर डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंज कभी भी अलग ना होते। इसके अलावा अगर ये सुपरस्टार्स अलग ना होते, शील्ड कभी ना टूटती, आई थिंक कभी भी हमें हीस्ट ऑफ द सेंचुरी वाला मोमेंट नहीं मिलता और ना ही होते स्मैकडाउन के अंदर अपने ट्राइबल चीफ। क्योंकि हीस्ट ऑफ द सेंचुरी का मोमेंट तो तब मिला ना जब सेथ रॉलिंस ने शील्ड को ब्रेक किया, उन्होंने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीता, फिर उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर जाके कैश इन किया जब रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर आमने सामने आ रहे थे। तो आई थिंक अगर शील्ड एग्जिस्ट करती तो मे बी सेथ रॉलिंस मिस्टर मनी इन द बैंक बन जाते, लेकिन कभी भी रोमन वर्सेस ब्रॉक के मैच में वो कैश इन नहीं करते। और ऊपर से हीस्ट ऑफ द सेंचुरी जैसा तगड़ा मोमेंट हमें रेसलमेनिया 31 वाला जो मोमेंट है, ऐसा यादगार मोमेंट आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में कभी नहीं मिलता। ट्राइबल चीफ की बात रही तो भाई अगर रोमन रेंज शील्ड से अलग ही ना होते तो आई थिंक कभी भी ट्राइबल चीफ एग्जिस्ट ही ना करता। मैं ये मान सकता हूँ कि जो शील्ड फैक्शन है पूरा वो तगड़ा वाला हील बन जाता, लेकिन अकेले रोमन रेंज का ट्राइबल चीफ बनना ये चीज पॉसिबल ना हो पाती। रोमन रेंज वर्सेस जे उसो का फ्यूड ही नहीं होता और शायद कभी भी जे उसो को सिंगल सुपरस्टार की तरह पुश नहीं मिलता। और डीन एम्ब्रोस भी स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई में होते क्योंकि डीन एम्ब्रोस को तो अपने सिंगल सुपरस्टार से दिक्कत थी ना। अगर वो स्टिल एक फैक्शन में होते आई थिंक उन्होंने कोई दिक्कत होती नहीं, वो ज्यादा कुछ सोचते नहीं एंड स्टिल शील्ड के अंदर ही वो हमें होते हुए नजर आते। इसके अलावा आई थिंक अगर शील्ड ना होती जो तीसरा कॉन्सिक्वेंस हो सकता था वो ये कि कभी भी हमें फील्ड वाली गिमिक ब्रे वाइट की दिखाई ना देती और वाइट फैमिली स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही होती। अब वाइट फैमिली क्यों होती, क्योंकि भाई वाइट फैमिली ही सिर्फ एक ऐसा फैक्शन था जो कि उस टाइम शील्ड को एक अच्छी टक्कर दे पा रहा था। और आई थिंक अगर शील्ड एग्जिस्ट करती तो वाइट फैमिली भी जरूर रहती ताकि कभी भी अगर फ्यूड की कमती पड़े शील्ड के लिए तो भाई वाइट फैमिली को उठा लो, वाइट फैमिली वर्सेस शील्ड का फ्यूड करवा दो। और आई थिंक ब्रे वाइट को कभी भी सिंगल पुश ना मिलता जिस तरीके से अभी फिलहाल फील्ड के रूप में उनको मिल रहा है। और स्टिल जो ब्रे वाइट है वो वाइट फैमिली का ही हिस्सा रहते। माना ट्रिपल एच रिटायर हो गए एक तरह के, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो बहुत ही ज्यादा कम आते हैं, वो साल में या फिर कह लो साल 2 साल में कभी 1-2 मैच रेसल कर लिए तो ठीक है। लेकिन
अगर शील्ड एग्जिस्ट करती होती, आई थिंक जो चौथा कॉन्सिक्वेंस हो सकता था वो ये कि ट्रिपल एच स्टिल WWE में होते, वो मैच रेसल नहीं करते, लेकिन उनका एक तगड़ा फैक्शन होता। तगड़ा फैक्शन इन द सेंस वो एक फैक्शन के मैनेजर होते, जैसे मान लो ऑथर ऑफ द पेन्स था या फिर सेथ रॉलिंस का फैक्शन था। मे भी ऐसा हो सकता था जो यहाँ पर ट्रिपल एच है वो एक ऐसा ही फैक्शन NXT से लाते हुए नजर आते, वो अनडिस्प्यूटेड एरा भी हो सकता था, और ट्रिपल एच जरूर से एक फैक्शन को मैनेज करते हुए नजर आते जो कि होता शील्ड के खिलाफ। और जो मेरे हिसाब से अगला कॉन्सिक्वेंस हो सकता था अगर शील्ड स्टिल WWE में होती, रोमन रेंस की जगह अब जो टॉप सुपरस्टार होते स्मैकडाउन के वो में भी केविन ओवेंस हो सकते थे। अब मैं केविन ओवेंस का नाम यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से बुकिंग शुरुआत में केविन ओवेंस की चल रही थी, शुरुआत में उनको फ्यूड मिल गया जॉन सीना के खिलाफ, उन्होंने जॉन सीना को एलिमिनेशन चेंबर में हराया, वो यूनिवर्सल चैंपियन बने, ट्रिपल एच ने उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी दी। तो आई थिंक यहाँ पर जो केविन ओवेंस है वो WWE के एकदम जो टॉप सुपरस्टार है ना, जैसे रोमन रेंस है स्मैकडाउन में, वैसे सुपरस्टार केविन ओवेंस होते, और जो ज्यादा रेटिंग्स को संभालने की जिम्मेदारी थी वो केविन ओवेंस के कंधों पे होती, ना कि हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के कंधों पे। और इसके अलावा काफी सारे NXT के जो सुपरस्टार्स हैं वो ऑलरेडी हमें मेन रोस्टर के अंदर ही दिखाई देते, जैसे एडम कोल हो गए, टोमासो सैम्पा हो गए, क्योंकि ये वो सुपरस्टार हैं जो कि कभी NXT को लीव ही नहीं करना चाहते। लेकिन शायद ऐसा ना होता और केविन ओवेंस की अगर ढंग की बुकिंग होती तो एडम कोल एंड टोमासो सैम्पा भी आज मेन रोस्टर के अंदर होते। शील्ड सिर्फ इंडिया के अंदर ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बल्कि जहां पे भी WWE का क्रेज है, जहां पर लोग WWE को पसंद करते हैं, जो थोड़े पुराने फैंस हैं, वो शील्ड को सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लस सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्शन मानते, क्योंकि उसमें रोमन रेंस एक पावर हाउस थे, सेथ रॉलिंस एक टेक्नीशियन टाइप थे, और डीन एम्ब्रोस एक चालाक सुपरस्टार की तरह थे। तो इसलिए शील्ड कुल मिला के एक होता है ना, ओवरऑल अच्छा एकदम टीम थी, 100% थी, इसलिए जो फैंस थे ज्यादा वो शील्ड को पसंद किया करते थे। काफी छोटे टाइम में शील्ड ने काफी तगड़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। तो सोचो अगर भाई शील्ड को ज्यादा टाइम मिल जाता तो आई थिंक अभी फिलहाल जो शील्ड है वो जिस भी ब्रांड में होती, रेटिंग संभालने की जिम्मेदारी उनको मिलती। ऊपर मैंने केविन ओवेंस का नाम इसलिए लिया क्योंकि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि शील्ड रॉ में भी आए, स्मैकडाउन में भी आए, क्योंकि आई थिंक जिस तरीके से भी फिलहाल WWE का हाल है, रॉ एंड स्मैकडाउन अगर शील्ड एग्जिस्ट करती तब भी अलग अलग होती। तो इसलिए ऐसा हो सकता था जो शील्ड है उनके पास मेन जिम्मेदारी होती कि भाई अगर आप रॉ में हो, आपको रॉ की पूरी रेटिंग संभालनी है, और जो पूरी रॉ की स्टोरी लाइन है वो शील्ड के तीनों मेंबर्स के खिलाफ ही हमें चलती हुई नजर आती। इसके अलावा भाई जो अगली चीज हो सकती थी अगर स्टिल शील्ड WWE में होती तो हमें रेसलमेनिया के अंदर एक बहुत ही अच्छा मैच दिखाई देता, जो कि होता ब्रॉक लेसनर वर्सेस द शील्ड के बीच। और ये भाई वो मैच होता जहां पर WWE ब्रॉक लेसनर को और भी ज्यादा तगड़ा साबित करवाती। तगड़ा इन द सेंस यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर है शील्ड को डोमिनेट करते रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन आखिर में रिजल्ट यही रहता कि जो हमें शील्ड है वो ब्रॉक लेसनर को हराती हुई नजर आती। WWE जब ब्रॉक लेसनर को एकदम टॉप सुपरस्टार बनाना चाहती थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रॉक लेसनर को अंडरटेकर से कंपीट करवाया, और भाई ब्रॉक लेसनर ने सबको चौंका दिया और उन्होंने अंडरटेकर की रेसलमेनिया की स्ट्रीक ब्रोक कर दी। लेकिन शायद ऐसा ना होता और ब्रॉक लेसनर की जो डोमिनेंस अगर WWE साबित करवाना चाहती थी तो शील्ड के खिलाफ, जो कि मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट डोमिनेट फैक्शन होता, उसके खिलाफ वो एक 3-on-1 हैंडीकैप मैच में रेसल करते, जहां पर लेसनर डोमिनेट करते, उससे वो टॉप सुपरस्टार बन जाते, और शायद अंडरटेकर की जो स्ट्रीक है वो आज भी कंटिन्यू रहती। अब देखो जो मेरे हिसाब से आखिरी एंड फाइनल चीज हो सकती थी शील्ड के साथ, अगर वो कभी भी ब्रोक ना होती और स्टिल WWE के अंदर एग्जिस्ट करती, तो उन्हें वैसे ही पुश मिलता जैसे न्यू डे को मिल रहा है। अब न्यू डे को पुश मिलने का मतलब ये है कि कभी रोमन रेंस का मेनिया होता है, जैसे कोफी मेनिया हुआ था, कभी बिगी को सिंगल पुश मिलता, बिगी यहाँ पर आप बिगी आप रोमन को कहो, और कोफी किंगस्टन आप सेथ रॉलिंस को कह सकते हो, और एक जेवियर वुड की तरह डीन एम्ब्रोस भी अलग ही पड़े रहते, और आई थिंक उन्हें कभी भी सिंगल पुश नहीं मिलता। और ऊपर से अगर शील्ड आने वाले टाइम में ब्रोक होती तो या फिर WWE ड्राफ्ट होता या फिर सुपरस्टार शेकअप, और उसमें या फिर रॉ डीन एम्ब्रोस को अलग पिक कर लेती, बाकी दो सुपरस्टार्स अलग चले जाते, या फिर रोमन रेंस को स्मैकडाउन पिक कर लेती, और सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस एक टैग टीम की तरह हमें लड़ते हुए नजर आते दूसरी ब्रांड के ऊपर। यानी कि भाई वही सेम न्यू डे वाला हाल, जो रोमन रेंस है, जो कि जैसे बिगी है पावर हाउस न्यू डे के, वैसे रोमन अलग हो जाते, फिर कोफी एंड एक्सेवियर की तरह जो डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस है वो हमें टैग टीम की तरह रेसल करते हुए नजर आते। तो भाई फाइनली जो ये वाली वीडियो है ना व्हाट इफ सीरीज के सेकंड पार्ट की, वो यहीं तक थी। आई थिंक भाई ये कुछ 8 चीजें हो सकती थी अगर स्टिल जो शील्ड है वो WWE के अंदर रहती और कभी भी सेथ रॉलिंस शील्ड को बिट्रे ना करते। जैसे
जैसे मैंने कहा ये जो सारी चीज़ें वही वो मेरे ओपिनियन पे बेस हैं। यहाँ पर मैं कोई र्यूमर, कोई स्पॉइलर, कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस वीडियो के ऊपर जो लाइक गेम है वो है 500 लाइक्स। अगर पसंद नहीं आए तो भाई डिसलाइक करो। एंड बस आज की जो ये व्हाट इफ सीरीज के सेकंड पार्ट की वीडियो थी बस ये यहीं तक थी। ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल कर आता है सामने वो ये कि शील्ड का अलग होना एक ठीक बात है सुपरस्टार्स के तीनों के अलग अलग सिंगल पुश के लिए। अगर शील्ड अलग ना होती तो सेथ ना ही ईस्ट ऑफ द सेंचुरी वाले मूवमेंट हासिल करते, ना वो कभी मसाया बनते। रोमन की बात रही कभी वो यूनिवर्सल चैंपियन, WWE चैंपियन ना बनते, टॉप सुपरस्टार ना बन पाते और ना ही वो होते ट्राइबल चीफ। और शायद डीन एम्ब्रोस के भी खुद की एक संतुष्टि टाइप ना मिलती और वो AEW के अंदर ना जाते तो उनको अपने अंदर की जो कैपेबिलिटीज हैं वो ना पता लग पाती। तो भाई बस आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान ऑलरेडी बांट दी है। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई आप लोग नीचे वीडियो को कर सकते हैं लाइक। ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड कर दो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जाने को मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे काफ़ी जल्दी आगे मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।